नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को। इसी के साथ आज भी हम चर्चा करेंगे आपसे जुड़े हुए सरोकारों से। तो हमारी आज की इस चर्चा का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीला खंडेलवाल। आपका हम स्वागत करना चाहेंगे और साथ इनके साथ बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और इसके साथ ही इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आप महिलाओं से संबंधित बीमारियों या इस तरीके से इलाज में बराबर काम करती रही हैं। इनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका एक बार पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जो हमारा जो आज की चर्चा है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, अगर हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम किस तरह के अधिकारों की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत ही सुंदर विषय चुना है आपने, क्योंकि WHO वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा एंड उसका विषय है माय हेल्थ इज माय राइट। सो आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट एंड बहुत ही अच्छा विषय है। हम सब पूरा जन समूह जो भी अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 2 ही टूल हैं किसी भी अपने अधिकार को पाने के लिए। एक तो उसके प्रति शिक्षा हो और दूसरा हम जागरूक रहें। लेकिन जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हम कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हम हमेशा सरकार से या किसी और से हमेशा अधिकार मांगते हैं, लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है अपनी हेल्थ के प्रति वो हम भूल जाते हैं। इसलिए आज का इस कार्यक्रम में मैं जो भी दर्शकगण देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आप सब बहुत ही जागरूक रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड दूसरा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, पिछले 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो ये बताता है कि अक्सर लापरवाही की वजह से, जागरूकता की कमी से या शिक्षा की अभाव से, या महिला होने के नाते मैं कहूँगी थोड़ा लिंग भेद भी है, जेंडर बेस्ड कुछ मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह की रूढ़िवादी विचारधारा भी जुड़ी हुई है, स्पेशली हमारे जैसे प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेश में। तो मैं ये चाहूँगी कि सभी अपनी जो विचारधाराएं स्वास्थ्य के प्रति वो हटाएं, और ख़ास तौर से जीवन के हर मोड़ पर एक महिला होने के नाते मैं कहूँगी किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक, चाहे आप एक किशोरावस्था वाली लड़की हैं जो कि अभी टीनेज हैं, या आप रिप्रोडक्टिव एज में आ गई हैं, आपकी शादी हो गई है और आप बच्चे अपना परिवार बढ़ाने की ओर हैं, या फिर आप ये सब जिम्मेदारियां आप अब मेनोपॉज की ओर जा रही हैं या वृद्धावस्था की तरफ जा रही हैं। लेकिन जीवन के हर पड़ाव में हमें बहुत जागरूक रहना है स्वास्थ्य संभाल के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा समूह जो उभर रहा है बीमारियों का वो है NCD, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जिसमें आता है कैंसर, हृदयघात, ऑस्टियोपोरोसिस, जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो एनसीडीज में शामिल होती हैं। और एनसीडीज ही वो बीमारियां हैं, ओबेसिटी, मोटापा, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सबसे बचाव करने के लिए क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए? हमें कैसे इससे बचाव करने के लिए काम करना चाहिए? खान पान का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब मैंने उम्र के हर दौर की बात करी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शकगण हैं वो सभी उम्र के हैं अभी। तो जैसे जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं, मैं उनसे कहूँगी जागरूक रहें, अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पूरा जानकारी रखें। सरकार की तरफ से इतने अच्छे कार्यक्रम चालू किए हुए हैं आजकल, तो मैं ये चाहती हूँ हर परिवार इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाए। और इसी तरह जैसे PCOD की एक समस्या है जिसमें मोटापा बढ़ता है, बाल अनावश्यक आते हैं, इसके अलावा माहवारी में गड़बड़ होती है, इन सब से आगे चल के बांझपन, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी ये सब हो सकती है। तो किशोरावस्था में दूसरा है अपनी जानकारी बढ़ाएं किसकी, और बेसिकली कोई भी हार्मोनल बदलाव जब स्त्री में आता है तो वो एक कुछ न कुछ सूचक लेके आता है, और वो जो सूचक है उनके प्रति सचेत रहें। जैसे प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में दर्द होता है महिलाओं को, इसके अलावा जैसे
कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आजकल जो युवा पीढ़ी है बहुत ही स्वच्छंद विचारों की है और आधुनिकता की जी। तरफ दौड़ रही है। ऐसे में मैं ये संदेश दूंगी सभी युवा पीढ़ी को कि किसी हर चीज़ पे पूरी जानकारी रखें। प्री मैरिटल काउंसलिंग हम आजकल बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि शादी से पहले अगर कोई कपल आता है तो उसको पूरी अपनी जांच पहले ही करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के परेशानियां ना हो। इसी तरह प्री कंसेप्शन, जिस कपल ने अब प्लान करना है प्रेगनेंसी के लिए, तो सही उम्र क्या है, कैसे प्लान करें, उससे पहले क्या जांचें तो मैडम, करवाएं। ये जानकारियां लेने के लिए जो कपल हैं इस तरीके से, या जो दंपत्ति हैं, वो कहाँ पर जाएं, कैसे जानकारी हासिल करें? देखिए आजकल बहुत ज़्यादा काउंसलिंग सेल्स बहुत अच्छी डेवलप हो गई हैं, और मैं समझती हूँ हम डॉक्टर्स ने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है ऑलरेडी कि हम हर मरीज़ जो हमारे पास आएगा उसकी काउंसलिंग ज़रूर करेंगे, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो या प्रिवेंशन से रिलेटेड हो या उसके परिवार से रिलेटेड हो या उसकी हेल्थ संभाल या जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य संभाल की जिम्मेवारी उस पर ही है। महिला जो है, स्त्री जो है, वो एक ऐसा एक्सिस है व्हील का, जिसके चारों तरफ परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तो महिला को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ नारी ही स्वस्थ परिवार और देश और निर्माण करती है। मैडम, आपने अभी एनसीडीज के जिक्र किया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो एनसीडीज की जो बीमारियां होती हैं, इनकी पहचान कैसे करें? अगर पहचान होती है तो इसका इलाज या इसकी क्या कुछ जांचें उपलब्ध हैं बाजार में, इसके बारे में बताएं। देखिए एनसीडीज जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें सबसे जो कॉमन जो एक एपिडेमिक आ रहा है मोटापा जी। अब देखिए मोटापा ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं आता है, राइट? तो हमें चाहिए हम अपना स्वस्थ दिनचर्या रखें, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज में मैं कहूँगी कि हर एक एडल्ट को कम से कम 10,000 कदम रोज चलने चाहिए, और नहीं तो एरोबिक्स हैं, जिम है, या महिलाएं तो घर में डांस कर सकती हैं रूम बंद करके, और नहीं तो साइकिलिंग करें, और छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे कार मुझे पार्किंग करनी है तो मैं थोड़ा दूर पार्किंग करूंगी, जिससे कि थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाए। मेरे को अगर ऊपर चढ़ना है तो मैं 3-4 फ्लोर में लिफ्ट नहीं यूज करूंगी, मैं वैसे ही चढ़ूंगी। तो कुछ ऐसे छोटे कदम उठाएं जिससे अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे व्यायाम हो सके, कुछ एक्सरसाइज हो सके, जो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक जरूरी हो। दूसरा होता है खान पान। खान पान, अगर मैंने हाथ में प्लेट लिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस प्लेट में कोई जंक फूड नहीं है। खास तौर से मैं उन महिलाओं को कहूंगी जो ध्यान नहीं देती है, एंड में सारा परिवार ने खा लिया, उसके बाद बचा हुआ खा रही हैं। तो अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आप एक खाली गिलास या आधा भरा हुआ ग्लास किसी को क्या डालेगा। बिल्कुल। तो पहले आप अपना ग्लास फुल करिए, फिर आप दूसरे को। जंक फूड की आपने बात की, जंक फूड और फास्ट फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, युवा जो है बहुत पसंद कर रहे हैं, महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, तो ऐसे में कैसे इससे बचा जाए, इसके बिहाफ पर क्या चीजें हम लोग शामिल करें अपने खान पान में, वो भी बताएं। देखिए मोटापा की अभी जब मैंने बात करी, एनसीडी जो सबसे बड़ा मुख्य जो एपिडेमिक चल रहा है पूरे विश्व में ही चल रहा है, और इसी से जुड़ी हुई आती है बाद में डायबिटीज होना, फिर ब्लड प्रेशर होना, फिर इन सब से जुड़ा हुआ एक समूह है जिसको हम ऑस्टियोसार्कोपिनिक ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें मसल लॉस हो गया, बोन लॉस हो गया। ओबेसिटी मतलब शरीर में चर्बी जमा हो गई, और उसके कारण आगे चल के आपकी शारीरिक शक्ति कमी हो जाती है और अपंगता हो जाती है। तो हमें इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं किशोरावस्था में लड़कियों को बोलूंगी कि आप अपना जंक फूड बिल्कुल हटा दीजिए। कुछ भी जैसे फ्रूट्स, मेडिटेरियन डाइट इज गुड डाइट फॉर ऑल एजेस, नट्स, बीन्स एंड ग्रीन्स। अपनी प्लेट में 2/3 इन 3 चीजों से भरा हुआ होना चाहिए, और 1/3 में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, जैसे मल्टीग्रेन की चपाती है या चावल है, ये सब ले लें। इसी के साथ फैटी ये ओमेगा 3 जो सीड्स होते हैं, जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स हैं, इनका बहुत अच्छा उपयोग करें। ओट्स, स्प्राउट्स,
एंड जो कैल्शियम कंटेंट जो चीज़ें हैं, हमारी हमारी भारतीय जो पाक विधि है, चाहे वो हमारी किचन की जो चीज़ें हैं, वो सब भरपूर है इन सब चीज़ों से। ज़रूरत है उनको यूज़ करने की। और ये जो आजकल जो एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल हो गई है, 12 घंटे काम करेंगे, आते टाइम कुछ ऑर्डर कर देंगे, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब, इससे बचिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मैम, जिस तरीके से जो किशोरों की अगर बात करते हैं, जैसे जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं, कई बार जानकारी के अभाव में उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या फिर जो जिस तरीके से सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनका भी जो इस्तेमाल बहुत बखूबी नहीं किया जाता है, तो उनको कैसे जागरूक करेंगे? सरकारें हालांकि इस दिशा में काफ़ी कुछ काम कर रही हैं स्कूल लेवल पे, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे खुशी है कि मैं इस अभियान से जुड़ी हुई हूँ, और आज से करीब आई थिंक 7-8 साल पहले ये अभियान था, और इसके लिए बहुत डिस्कशन हुआ, और इमीडिएटली हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने उसी टाइम ये कदम उठाया था। एक डॉक्टर्स के समूह ने उनको कुछ जागरूकता पैदा करवाई कि इस तरह से होता है। ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि जो भी सरकार दे रही है, हो सकता है वो हर महिला, हर स्त्री, हर लड़की तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन जो बाजारू जो चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें एक डायोन नाम का एक ऐसा रसायन है जो कैंसर पैदा करता है। वो सब केमिकल से हैं। तो आप घरेलू चीज़ें यूज़ करिए, और साथ में अपनी हाइजीन को बनाए रखिए, और अननेसेसरी की बाजारू दवाइयों का अंधाधुंध सेवन ना करें। आजकल फार्मासिस्ट के पास ही चले जाते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। एंड यहाँ मैं बहुत 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 जोर से ये बोलना चाहती हूँ कि फार्मासिस्ट आर नॉट सपोज टू गिव एनी मेडिसिन जी। तो अगर आप जागरूक हैं, अगर आप समझदार हैं, तो जो भी दवाई है अपने डॉक्टर से लिखवाइए और सीधा फार्मासिस्ट के पास जाइए। अंधाधुंध दवाइयों के सेवन से बचें। यही कारण है कि आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। हार्मोन का एक जैसे मिथ बन गया है कि हार्मोन लेंगे तो मोटापा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हम गर्भ निरोधक साधन जो सरकार द्वारा दिए गए हैं, चाहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, सही तरीके से यूज करते हैं, तो हम अच्छे से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे मैटरनिटी लीव के लिए है, चाहे वो एंटीनेटल केयर के लिए है, प्रेगनेंसी के लिए केयर है, जननी सुरक्षा योजना है, इसके अलावा सुकन्या योजना है, इसके अलावा किशोरावस्था हेल्पलाइन है, और एक जेंडर वायलेंस के लिए भी हेल्पलाइन है। तो सजग रहें। इतनी योजनाएं आपके लिए बनाई गई हैं, और इन योजनाओं का सही फायदा उठाएं। बिल्कुल मैम, हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो स्त्रियां हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव युक्त शैली। स्ट्रेस से बिल्कुल बचें। साथ में जंक फूड नहीं लें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, केमिकल्स कम से कम यूज करें। इतनी घरेलू चीजें हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो हाइजीन प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपके डे टू डे काम में लेने वाली जो जो अपने डिओड्रेंट्स और ये सब हैं, ये सब हार्मफुल हैं जी। तो आप बाय नेचर पे जाएं। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हम प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं उतना ही हमारी एनसीडीज बढ़ती जा रही है। हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं खुली हवा में, हम अच्छा खान पान नहीं खा रहे हैं। वाइट शुगर इज 100% बैन, शुड बी बैन। एंड हमारा अच्छा गुड़ है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी कार्यशैली बिल्कुल ही चुस्त नहीं है। दिन भर टीवी के सामने, टीवी की रेज इतनी है, मोबाइल का मिसयूज हो रहा है, जितने भी गैजेट्स हैं सबका मिसयूज हो रहा है। तो मोबाइल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में मोबाइल का एक चलन बहुत है। बच्चे हों
बुजुर्ग हो नौजवान हो बराबर मोबाइल पर ज़्यादा घंटे वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनको क्या कुछ सजगता की ज़रूरत है, कितने समय तक मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ासकर बच्चों को इससे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए घर की महिलाओं को? मैं महिलाओं से, हर माँ जो हर स्त्री जो माँ बनी है, मैं उससे कहूंगी सबसे पहले तो 5 साल तक बच्चे को मोबाइल दिखाएं ही नहीं। ये अपनी सुविधा के लिए कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उठा दिया मोबाइल दे दिया और बच्चे को उसमें बिजी कर दिया, या आप अपनी किटी पार्टी में जा रही हैं या अपनी फ्रेंड से गप्पे लगा रही हैं और आप बीच में मोबाइल दे देती हैं। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें, इवन प्रेगनेंसी में भी हम कहते हैं गर्भ संस्कार, मतलब आप अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, तो वैसी ही आत्मा जन्म लेगी। हर आत्मा एक संस्कार लेके आती है, तो वो गर्भ संस्कार है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर उसके बाद में अच्छी अच्छी चीजें, एक जमाना था जब नानी दादी कहानियां सुनाया करती थी, बैठती थी, तो मोबाइल से आजकल तो खत्म ही हो गया है। मोबाइल से हटाइए बच्चों को और उनसे दूसरी चीजें, बाहर पार्क में ले जाइए उनको और हॉबीज डेवलप कराइए। आर्ट है, कल्चर है, बच्चों में इतनी प्रतिभा है, उनका एक्सपोजर होना चाहिए, बस उनको निकालना है, पर थोड़ी मेहनत तो डालनी पड़ेगी। और जहां मैं ये कहूंगी कि जब मैंने स्ट्रेस की बात करी, तो मैं बहुत ही एक सिंपल सी एक चीज बता रही हूँ कि स्ट्रेस कम करने के लिए वी शुड बी हैप्पी, राइट? हमें हैप्पीनेस चाहिए। अब साइंटिफिकली, बिकॉज वर्किंग इन साइंस फॉर लास्ट 40 ईयर्स, इतने मेरे रिसर्च डेटाज हैं जो पब्लिश हुए, ये सब हुए, तो मैं यहाँ पब्लिक को सिंपल 4 चीजें बताती हूँ कि हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं सवाल पे भी आने वाला था कि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और जो चीजें हैं तो कैसे रिलेट करते हैं अपने जीवन शैली तो से? हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं उसमें 4 हार्मोन्स हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन ऐसा है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो रिलीज होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, कितने भी अवसाद में हो, कितने भी डल हो, जैसे ही हम अपनी शारीरिक व्यायाम करते हैं हम चुस्त होते हैं और हमारे चेहरे पर एक रौनक आती है, चेहरे पे स्माइल आती है, राइट? दूसरा हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन ये है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में हूँ चाहे घर में हूँ, अगर मेरे को थोड़ी सी भी सराहना मिल जाती है, प्रेज मिल जाता है, कोई अप्रिशिएट कर देता है, मैंने कोई भी काम किसी के लिए किया, तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और मैं खुश हो जाऊंगी। आत्मसंतुष्टि है, एक एनर्जी होगी, एंड देन आप और अच्छी तरह काम कर सकते हो। तो यहाँ मैं अपने परिवार वालों से, सारे जो भी मेरी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे, उनके परिवार वालों को ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी कभी तारीफ कर दीजिए, उनका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे एंड शी विल बी मोर एनर्जेटिक एंड डू मोर फॉर यू, राइट? थर्ड हार्मोन होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन वो काम करता है जब आप किसी की मदद करते हैं, आप अपनी तरफ से निकल के बाहर आइए और किसी के लिए कुछ करिए। चाहे जैसे अभी आप किसी को ब्लॉग भेजते हो, या आप किसी को कुछ अच्छा सा मैसेज भेजते हो, या प्रकृति में अपन कुछ काम कर रहे हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। या हम कुछ अच्छा डायलॉग ही करें, जैसे अभी मैं आई एम लिबरेटिंग माई सेरोटोनिन बिकॉज आई एम थिंकिंग आई एम डूइंग, वी बोथ आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, राइट? तो सेरोटोनिन अपने आप स्माइल ले आता है अगर आप खुश हैं तो, राइट? चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो हार्मोन है जो किसी के टच से, किसी को अपन बहुत खुश होके गले लगा, जैसे बच्चे को शाबाशी देते हैं उसको गले लगाते हैं, या बहुत ही आजकल के युग में कहूंगी जैसे मुन्ना भाई की झप्पी है, तो किसी को झप्पी देते हैं प्यार से, तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये 4 हार्मोन अगर किसी के रेगुलरली लिबरेट हो रहे हैं, आप व्यायाम कर रहे हैं, आप दूसरे की प्रशंसा करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, लिबरल हैं, आप हमेशा किसी की मदद करने के लिए तत्पर हैं, तो और इस आप किसी 4 हार्मोन्स हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, जिस तरीके से स्ट्रेस खत्म होते ही एनसीडीज खत्म। मैम एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उनको किस तरीके के खान पान की जरूरत है, कितना ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके ऊपर अपने लिए जिम्मेदारी नहीं है, आपको एक नया एक
इस दुनिया में एक नया प्राणी लेके जा आ रही हैं, आपके परिवार में ला रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्तर को हमेशा अच्छा बनाए रखें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और इस खूब वेजिटेबल्स, नट्स, इन सब से भरपूर भोजन करें और सजग रहें कि आपके अगर कोई सूजन आ रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या चक्कर आ रहे हैं या प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई अत्यधिक कोई ऐसा सिग्नल है, बच्चा नहीं घूम रहा है या आपके कोई ब्लीडिंग या डिस्चार्ज है या कोई इन्फेक्शन है, तुरंत सलाह लें। तीनों माह बोलते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड, प्रथम 3 माह, दूसरे 3 माह और अंतिम 3 मंथ्स। इन तीनों महीनों में डिफरेंट तरह की जांचें हैं और सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसमें कि हर महीने की 9 तारीख को हर अस्पताल में फ्री सारी चीजें होती हैं। तो जरूर इस योजनाओं का पूरा लाभ चाहिए और इसके अलावा और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं। हाँ। मैं जो गांव ग्रामीण महिलाएं अगर इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो मैं कहूंगी आप अपनी पूरा पंजीकरण कराइए और ममता कार्ड बनवाइए और प्रसव हॉस्पिटल में जाकर के ही प्रसव कराएं। बिल्कुल मैडम, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जो 40 पार की महिलाएं होती हैं उनको इस दरमियान में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये मेरा पैशन है एंड माय पैशन इज टर्निंग मिजरेबल लाइफ्स इनटू मीनिंगफुल लाइफ्स। मतलब ये है कि इस 40 वर्ष के बाद जो महिला को मेनोपॉज के दौरान जो बहुत ज़्यादा पीड़ा उठानी पड़ती है शारीरिक रूप से, जैसे हॉट फ्लशेस आते हैं, मानसिक अवसाद हो गया या जोड़ों में दर्द है या एग्जॉशन है या शारीरिक शक्ति की कमी है या संबंधों में अनिच्छा है या बार बार संक्रमण होता है जननांगों में या मूत्रांगों में, इसके अलावा स्मरण शक्ति का खोना, त्वचीय लावण्य का खोना, ये सब जो लक्षण हैं ये सूचक हैं कि आपके अब ईस्ट्रोजन हार्मोन जो अब तक आपकी शरीर को बनाए रखता था, जो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी था, वो अब कम होता जा रहा है और गिरते हुए ईस्ट्रोजन के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। हम समय रहते अगर अपनी पूरी वेल वुमेन स्क्रीनिंग, ये महिला कोई बीमार महिला नहीं है इसलिए मैं इसको वेल वुमेन स्क्रीनिंग बोलूंगी, जिसमें ब्लड प्रेशर की जांच, थायराइड की जांच, लिपिड की जांच, शुगर की जांच, ये सब रेगुलरली कराएं और साथ में स्वयं स्तन जांच, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो उससे हमें बचना है। स्वयं स्तन जांच कराएं, स्पेशल हाई रिस्क वुमेन में मैमोग्राफी जो एक्सरे होता है वो कराएं और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बोन बैंक अकाउंट बना के रखें। हम लोग हमेशा मनी बैंक की बात करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी हमारे लिए बोन बैंक अकाउंट है, हमारी अस्थियों को जरूरी है, हमारी अस्थियों को मजबूती देता है, तो अस्थियों को भुरभुरी ना होने दें। एक नए तरीके का एक बैलेंस बनाने की बात है। बैंक बैलेंस तो आदमी बनाते लेकिन बोन बैलेंस भी बनाना चाहिए। और इसी के साथ दूसरा वर्ड जुड़ा हुआ है न्यूट्रिशनल इंश्योरेंस। हम मनी इंश्योरेंस कराते हैं, हम डाइट इस तरह से लें कि हमारी आहार ही हमारा क्या हो, आहार हमारी मेडिसिन बने, ये नहीं कि भर के मेडिसिन खा रहे, मेडिसिन हमारा आहार बन जाए। बिल्कुल मैडम। तो हमें अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है, एक्सरसाइज जरूर करें और साथ में रेगुलर जांचें करवा के, स्पेशली कैंसर की जांच। यहाँ मैं बहुत ही महिलाओं को ये कहूंगी कि पैप स्मीयर टेस्ट 40 वर्ष के बाद जरूर कराएं और मैं बधाई देती हूँ सरकार को जिन्होंने कैंसर वैक्सीन लड़कियों के लिए जो 10 वर्ष से और 45 वर्ष की हर महिला को, हर स्त्री को, हर लड़की को लगवा लेना चाहिए, जिससे कि हम 90% तक कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इस तरीके की बातें हो रही हैं, हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, किशोर की बात करते हैं, तो इनके बीच में जागरूकता की एक कमी रहती है सेक्स एजुकेशन की, तो ये इस पे बात करने में भी लोग कतराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पर, किस लेवल पर इसकी जानकारी देनी चाहिए? क्या वो स्कूल स्तर पर होना चाहिए, कॉलेज स्तर पर, या फिर इंस्टीट्यूशनल स्तर पर इस पर बात करनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने टच किया है, थैंक यू। सेक्स एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसको एक पैरेलल स्ट्रीम में
सिलेबस में ले लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी, आजकल पेपर उठाइए, कितने क्राइम्स, कितना सब कुछ है। तो यहाँ लड़कियों को ही जागरूक नहीं करना है, हमें अपने घर के लड़कों को भी जागरूक करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस संवेदनशील विषय पर बिल्कुल जो टेंडर एज है, एडोलेसेंट, आजकल तो मेनार्की भी जल्दी आ रही है, आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। और फिर एक्सपोजर इतना है उनका, हर तरीके से मोबाइल से एक्सपोजर है, टीवी से एक्सपोजर है, तो समय रहते उन्हें सिंपल, सुरक्षित, इफेक्टिव जानकारी दें। तो यहाँ दो रोल आते हैं, एक तो शिक्षक का और दूसरा आता है घर में पेरेंट्स का। तो हर स्त्री को मैं चाहती हूँ अपनी जो भी लड़की है घर में, उसको समय रहते मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में जागरूक करें। और बच्चों के लिए मैं तो आजकल छोटे बच्चों के लिए भी बोलूंगी, 5 साल से ऊपर के भी बच्चों के लिए रोज आजकल कितनी चीजें आती हैं। हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। सो ये वाली एजुकेशन, ये एक स्लाइड शो, ये एक एजुकेशन हर स्कूल में देना चाहिए। हर बच्चे को पता पड़ जाता है कि मैं उसको प्यार से टच कर रही हूँ या और किसी इंटेंशन। यानी कि हर स्तर पर इस तरीके की जानकारी बच्चों को देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सुनीला मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस तरीके से इतनी गहराई से जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो हमारा ये कार्यक्रम था बीच बहस में, हमने आज अपने स्वास्थ्य को लेकर के बात की। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जो अधिकार हैं, अधिकार के साथ हमारे कर्तव्यों को भी इसमें अपना शामिल करना चाहिए और बेहतर खान पान, व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। आपके लिए बहुत बहुत तो कि मैडम आपका पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे और इसी के साथ आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।